गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास, जिसमें चैप्टर आपका चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वयन। इसमें हमने आपको हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन्स के बारे में बताया था। और आज आपका नया लेसन है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो हेडिंग लेसन डालिए। लेसन कौन सा है? 5 है, 4 है? लेसन जो भी हो आप डालेंगे। लेसन 3, उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduce? How do organism reproduce? तो देखिए, जीव जनन क्या है? यानी कि जो पैतृक होते हैं अपनी जैसी या अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन क्रिया कहलाती है, जनन क्रिया कहलाती है। आपने देखा होगा बहुत से जीव जंतु अपने जैसी ही संतान को उत्पत्ति कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जो उसके पैतृक होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से वंशागति चलती रहती है। तो इसमें यही चैप्टर में यही बताया गया कि जनन करते कैसे हैं तथा जनन, देखिए, चाहे छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, अपनी संतति को, अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए उसे जनन प्रक्रिया करना आवश्यक होता है। चाहे एक सूक्ष्म जीव हो जो यानी कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं? जनन क्रिया करते हैं और अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करते हैं, जिनकी संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों तक भी हो जाती है। तो हेडिंग डालेंगे जनन की आवश्यकता। हेडिंग डाल लीजिए, जनन की आवश्यकता। ऐसे लिखिए, सॉरी, जनन की आवश्यकता मन लिखिए जनन के मूल तत्व। हेडिंग ये डालो, जनन के मूल तत्व। जनन के मूल तत्व। जनन अगर हेडिंग आ जाए आपकी तो क्या इसमें, अभी हमने आपको जनन नहीं लिखवाई, पहले एक हेडिंग लिख लो, इसको काट दो, खाली जनन खाली डाल दो आप। पहले हम इसको करा देते हैं, फिर इसके बाद हम जनन के मूल तत्व कराते हैं आपको, ठीक है? तो इससे आपका आसानी रहेगा। जनन यानी कि रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन लिख लें, जनन रिप्रोडक्शन। पहले ये हेडिंग डालें, लिखिए प्रकृति के, देखिए, प्रकृति के नियमानुसार, प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव की एक निश्चित अवस्था व आयु होती है। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक जीव की एक निश्चित आकृति, एक निश्चित आकृति, अवस्था व आयु होती है। सभी जानते हैं कि उसकी आयु होती है, चाहे वह कितना अच्छा खाए पिए या कुछ भी हो, उसकी आयु निर्धारित है कि वह इतने वर्षों तक ही रहेगा, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। जीव अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए, जीव अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए, जीव अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करता है। जनन क्रिया करता है और
अपने जैसे ही जीवों को जन्म देता है कि नहीं? अपने जैसे, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है कि बिल्ली हो जाती है? या गाय का बकरी हो जाए, होता है? नहीं। ऐसा क्यों? अब दोनों ने जनन किया, दोनों में क्या है? क्रोमोसोम सेम है, और दोनों के क्रोमोसोम से यानी कि गुणसूत्र होने के कारण ही उनकी संतानें उनके जैसी ही होती है। अगर किसी जानवर का क्रॉस किसी दूसरे अन्य जानवर से कराया जाए तो उसकी संतानें नहीं होगी, क्योंकि क्रोमोसोम जो इसमें है वो मैच नहीं करेंगे, और जब क्रोमोसोम गुणसूत्र मैच नहीं करेंगे तो उनकी संतान नहीं होगी। जो उनके जैसी ही जो जीव होगा उसी से वे संतान उत्पन्न होगी, यही जनन क्रिया कहलाती है। तो क्या लिखा आपने? जीवों अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करते हैं, यही जनन कहलाता है, यही जनन कहलाता है, या इसे हम जनन कहते हैं। यही अब डालेंगे हेडिंग जनन की आवश्यकता। अब डालिए जनन की आवश्यकता। जनन की आवश्यकता यानी कि जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर जनन ना करता जीव तो क्या यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना तो मनुष्य इतने होते और ना इतने कोई भी आप देख रहे हैं पशु पक्षी ये सब होते, इनकी संख्या क्या होती? नष्ट हो जाती है ना। धीरे धीरे इनकी संख्या नष्ट हो जाती और फिर ये समाप्त हो जाते। तो लिखें नंबर 1, जनन द्वारा जीव अपने जैसे लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करते हैं। जनन द्वारा जीव अपने जैसे लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, जातियों की उत्तरजीविता को बनाए रखने हेतु जनन आवश्यक है। बनाए रखने हेतु जनन आवश्यक है। नंबर 3, जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये जैव विकास का आधार कहलाती हैं। ये जैव विकास का आधार कहलाती है। देखिए कैसी विभिन्नताएं, रंग रूप में, है ना। जैसे मान लीजिए काली बकरी है, उसका बच्चा कैसा हो गया? सफेद या चितकबरा हो गया। तो ये विभिन्नताएं होती है। ये नहीं कि काली बकरी है और उसका बछड़ा कैसा हो गया, उसका बच्चा कैसा हुआ? बछड़े जैसा, बिल्ली जैसा। तो ऐसा नहीं होगा, उनमें रंग रूप में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। जैसे रंग मान लीजिए लाल गाय है और उसका बच्चा जो हुआ तो कैसा हो गया? सफेद या स्पॉटदार हो गया। तो इसमें दोनों के गुण आ गए। माँ सफेद है और जो उसका पिता है वह लाल है, तो दोनों के क्या होगा? दोनों के जीन्स जब आए तो दोनों के गुण आने के कारण, क्रोमोसोम आने के कारण क्या हुआ? दोनों के गुण आने थे तो दोनों के थोड़े थोड़े गुण आए। जैसे लाल में कैसा बन गया? चितकबरा बन गया। जैसा कि आपने उसे मेंडल के नियम में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है मेंडल के नियम में कि, और मेंडल का नियम दिया किसने था? मेंडल। उन्होंने यही बताया था कि एक लंबा पौधा लेते हैं, एक छोटा पौधा लेते हैं, जब दोनों का संकरण कराते हैं तो हमें कैसा पौधा प्राप्त होता है? संकर पौधा। एक उन्होंने इसी प्रकार से और वैज्ञानिकों ने बताया कि एक सफ़ेद गाय ली और लाल बैल लिया, जब संकरण कराया गया तो बच्चे कैसे हुए? चितकबरे हुए। तो यही है कि विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 लिखें। अगला नंबर लिखेंगे, जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता
जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता जाति विशेष की निरंतरता, जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता जाति विशेष की निरंतरता को बनाए रखने के लिए होती है। जाति विशेष की निरंतरता को बनाए रखने के लिए होती है। अगला नंबर, जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तथा जीवों के अनुवांशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। तथा जीवों के अनुवांशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। इसी कारण संतानें जनकों के समान दिखाई देती हैं। इसी कारण संतानें जनकों के समान, जनकों का मतलब जनक यानी कि माता पिता, जनकों के समान दिखाई देती है। अब देखिए, कोई मनुष्य है, क्या वह आधा बैल आधा मनुष्य दिखता है? नहीं दिखता ना। तो जैसा मनुष्य उसके माता पिता है वैसे ही तो दिखाई देगा, बस चेहरे की बनावट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये भिन्नता होती है। तो ये इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, जनन की आवश्यकता। अब हेडिंग डालेंगे जनन के मूल तत्व। जनन के मूल तत्व। जनन के मूल तत्व लिखिए। जनन द्वारा जीव नई संतति का सृजन करते हैं। जनन द्वारा जीव नई संतति का मतलब संतान, नई संतति का सृजन करते हैं, जिसके कारण वे उनके समान दिखाई देते हैं। जिसके कारण वे उनके समान दिखाई देते हैं। अगली लाइन उसी में लिखेंगे, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि में एक जनक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिका में विभक्त हो जाती है। दो संतति कोशिका में विभक्त हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। अगली लाइन से लिखिए, कभी कभी संततियों में अगर कोई ये पूछ देता कि भिन्न क्यों हो जाते हैं, तो वो भी हम बता रहे हैं कि भिन्नता का कारण क्या है। तो कभी कभी संततियों में वातावरणीय कारक का मतलब तापमान है ना, एटमॉस्फेयर कैसा है, तापमान के द्वारा
वातावरण के द्वारा, कारकों के द्वारा डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और संतति में विभिन्नताएं आ जाती हैं और संतति में विभिन्नताएं आ जाती हैं। अब विभिन्नताएं कैसी होती हैं ये समझ लीजिए। कैसी होती हैं विभिन्नताएं? तो देखिए, जीवों की आकार की शारीरिकी में उत्पन्न जो परिवर्तन हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विभिन्नताएं कहलाती हैं। जैसे पिता लंगड़ा नहीं है, विकलांग नहीं है, लेकिन संतान कैसी हो जाती है? विकलांग हो जाती है। पिता को बड़ांता नहीं है, बड़ांता का मतलब अंधापन नहीं है, लेकिन संतानों में अंधापन आ गया। ये क्या है? विभिन्नता है। या पिता बड़ांता का शिकार है, लेकिन बच्चे कैसे हुए? सामान्य हुए। पिता कैसा है? मानसिक रोगी है, लेकिन बच्चे कैसे हुए? सामान्य हुए। तो ये क्या है? यही विभिन्नताएं हैं। ये किसके कारण हो जाती है? बाहरी वातावरण कारकों के कारण हो जाती है। तापमान, एटमॉस्फेयर के कारण ऐसा हो जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे प्रकाश है, ताप है, जल है आदि के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई क्या है? गर्भवती है और उसे दूसरे माहौल में जाना पड़ गया है अचानक। अब उसने जब 4-6 महीने वहाँ पर गुजारे और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वहीं पर हुआ, तो लेकिन जो यहाँ का माहौल ठंडा और वहाँ का माहौल गर्म, तो तापमान को उसने सहा, तो ये क्या होगा? उसके अंदर ये फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये वातावरणीय कारकों के कारण होता है। जैसे प्रकाश है, ताप है, जल के कारण उत्पन्न होता है। उसी से जीव की मृत्यु के साथ भी वह समाप्त भी हो जाता है। और वंशागत जो होते हैं, कभी कभी वंशागत होते हैं। जैसे पिता बड़ांता है तो पुत्र भी बड़ांता हो जाता है, पुत्री बड़ांता हो जाती है, अंधापन आ जाता है, विकलांगता आ जाती है, मानसिक रोगी हो जाता है। कई प्रकार के जो रोग हैं, जैसे हृदय रोगी है तो वे भी वंशागत रोग चले आते हैं। किडनी वक्र रोग है, कैंसर रोग है, का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो सब में चला जाता है। जैसे हीमोफीलिया एक रोग हमने बताया था, ये भी क्या था? अनुवांशिक रोग है ना। तो 3 पीढ़ी तक किसी को ना हो और चौथी पीढ़ी में किसी संतान को हो जाए। तो विभिन्नताएं में लिख लीजिए थोड़ा सा, जीवों हेडिंग डाल लीजिए विभिन्नताएं, हेडिंग डालिए विभिन्नताएं। लिखेंगे जीवों की आकार की और शारीरिकी में, जीवों की आकार की और शारीरिकी में, जीवों की आकार की और शारीरिकी में उत्पन्न परिवर्तन ही, शारीरिकी में उत्पन्न परिवर्तन ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है उपार्जित और दूसरी है वंशागत। पहली है उपार्जित और दूसरी है वंशागत। देखिए, उपार्जित को हम आपको बता ही चुके हैं कि ये वातावरणीय कारकों के कारण होता है, ताप, जल इनके कारण। और जो वंशागत होते हैं डीएनए के कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे पिता के लक्षण है या माँ में कोई चीज़ है तो वह किसमें? संतानों में जा रहा है। तो ये जो नीचे वाला है ये वंशागत होते हैं, जनकों के द्वारा संतानों में पहुँचते हैं। और ये उपार्जित लक्षण है, ये वातावरण से संतानों में पहुँच जाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विभिन्नताओं का महत्व, रहने दीजिए। अच्छा, तो इतना ही, विभिन्नताओं का महत्व का कोई वो नहीं है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये सब आपका नोट हो गया होगा। ठीक है, कल इसके आगे हम आपको अगला पढ़ाएंगे जिसका नाम है जनन के प्रकार, यानी कि जनन कितने प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन है ना, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, क्या होता है, तो ये कल हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये तुम रख लो, जब पढ़ रहे हो।
इधर बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है।